वेलकम टू इन दिस चैनल फ्रेंड्स। आज हम लोग जानने वाले हैं एग्जाम टिप्स चैनल के माध्यम से रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि रिप्रोडक्शन क्या है, या आप ये कह सकते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन, देखिए, रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं जिसमें सभी जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, इसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जीवों में वृद्धि की जाती है ना। चाहे कोई भी एनिमल्स हो, वो अपने संख्या में वृद्धि जो करते हैं ये रिप्रोडक्शन के द्वारा ही करते हैं। और देखो, रिप्रोडक्शन में और सभी अपने जैसे ही जीवों की उत्पत्ति करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई एनिमल है तो एनिमल क्या करेगा, एनिमल से जो संतति की उत्पत्ति होगी वो सेम एनिमल के ही समान होंगे, है ना। अब ह्यूमन है, ह्यूमन से जो जीवों की उत्पत्ति होगी ये सेम ह्यूमन के समान होंगे, है ना। किसी भी कैटेगरी के यानी किसी भी समूह के अंतर्गत आने वाले जीव हैं, उनसे जो अन्य जीवों की उत्पत्ति होगी वह जीव सेम उसी के समान होंगे। देखिए, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जैसे कि हम लोगों को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है ना। न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, अगर न्यूट्रिशन नहीं प्राप्त हो तो जीव एंड हो सकता है, या बोल सकते हैं कि जीवों की मृत्यु हो सकती है, जीव खत्म हो सकता है। लेकिन ये जो प्रजनन है, अगर ये नहीं हो तो जीव जीव एंड नहीं होगा, जीव खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा? ये जीवों को जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है ना। जीव अगर प्रजनन की क्रियाएं नहीं करें फिर भी जीवित रह सकता है, लेकिन अगर न्यूट्रिशन नहीं करे तो जीवित नहीं रह सकता है। तो देखिए, ये बोल सकते हैं कि कुछ जीव ऐसे हैं जो जैव प्रक्रमों की तरह जीवों को जीवित रहने के लिए इनकी आवश्यकताएं होती है, लेकिन संतति के सृजन के लिए आवश्यकताएं नहीं होती है। अगर ये नहीं करे प्रजनन तो मृत अवस्था में नहीं जा सकता है, कि दोनों में काफी डिफरेंस है, अंतर है। अब देखिए, अगला टॉपिक ये होने वाला हम लोगों के बीच कि जीवों द्वारा संतान संतति का सृजन कैसे होता है ना। कोई जीव है, कोई जीव के द्वारा है ना संतान उत्पत्ति कैसे करता है। तो संतान उत्पत्ति करने का क्या तरीका है, किसके कैसे करता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जीव जो संतान की उत्पत्ति करते हैं, अपने जैसे जो जीवों की उत्पत्ति करते हैं, तो इसमें मूल रूप से दो जीव भागीदारी लेते हैं इसमें, जिसमें हम लोग कह सकते हैं मेल एंड फीमेल होता है, फीमेल होता है। ये दोनों जीव भाग लेते हैं। अभी देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सभी जीव जो है पृथ्वी पर जितने भी लाइव थिंग्स हैं, सभी लाइव थिंग्स सेल से मिलकर के बने हुए है ना। दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं है कि सेल से बने हुए नहीं है, इसलिए सेल्स को जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। या जीव जो बना हुआ है वो सेल्स से ही बना हुआ है। तो सबसे पहले ये देखिए कि अब जो नए जीवों की उत्पत्ति होगी वो कैसे होगी, है ना। इसमें पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये सेल्स है। सेल्स के अंदर में यहां पर डीएनए होता है, डीएनए, और ये बोल सकते हैं प्रोटीन होता है इसमें। ये डीएनए और प्रोटीन मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोजोम या क्रोमोसोम भी बोलते हैं। गुणसूत्र इसको कर दीजिए, है ना। गुणसूत्र या क्रोमोजोम बोलते हैं इसको। अब देखो, ये जो गुणसूत्र है ये संतान उत्पत्ति में सहायक होता है। अब कैसे सहायक होता है? मान लीजिए कि क्रोमोजोम की जो संख्या होता है गुणसूत्र, तो ये कितना होता है ये आप जान लीजिए, ये 46 होता है ना। यानी ये बोल सकते हैं कि 46 जो होता है ये जीव में होता है, या आप ह्यूमन बोल सकते हैं कि ह्यूमन में होता है 46 होता है। लेकिन अगर हम लोग 46 को देखते हैं, अर्धगुणसूत्र अगर पूछा जाए सिर्फ मेल में कितना होता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 23 होता है। या फीमेल में कितना होता है, 23 होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये अर्धगुणसूत्र होता है, जिस अर्धगुणसूत्र या 1/2 कर दीजिए, अर्धगुणसूत्र इसको बोलते हैं।
अर्ध गुणसूत्र हम लोग हमेशा इसको बोलेंगे, है ना। किसको बोलेंगे अर्ध गुणसूत्र? जब 23 क्रोमोजोम रहेगा, गुणसूत्र की संख्या 23 रहेगा, तभी हम लोग इसको बोलेंगे अर्ध गुणसूत्र। अगर 40 रहेगा तो 40 को हम लोग बोलेंगे गुणसूत्र ही सिर्फ बोलते हैं। अगर आपको कह दे कि मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है, 23 हम लोग कहेंगे। अगर ये पूछ लें कि गुणसूत्र कितना होता है, तो इस परिस्थिति में हम लोग का आंसर देंगे कि गुणसूत्र की संख्या 40 होते हैं। देखिए यहां तक जान चुके हैं आपकी गुणसूत्र, है ना, गुणसूत्र 40 होता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये मेल है, तो इसमें भी गुणसूत्र होता है जिसको हम लोग क्रोमोजोम कहते हैं, है ना, क्रोमोजोम बोलते हैं। और इसमें भी क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम होता है। अब देखिए दोनों में क्रोमोजोम होता है, फिर भी मेल और फीमेल दोनों से जब जीवों की उत्पत्ति होती है तो लगभग ये कहा जाता है कि ये सेम होता है, मेल या फीमेल की तरह होगा या दोनों की तरह हो सकता है। आगे इसके बारे में बताएंगे कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन से जो संतान की उत्पत्ति होगी वो किसके समान होगा, अलैंगिक जनन से जो संतान की उत्पत्ति होगी ये संतान किस मतलब कि किसके तरह होगा। तो पहले ये देख, अभी हम लोग ये जानने वाले हैं कि ये जो हमारा क्रोमोजोम है, दोनों क्रोमोजोम यानी दोनों गुणसूत्र मिलकर के यहाँ पर जो जीवों की उत्पत्ति होगी, ये जीव संतति की तरह होंगे, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा? मान लीजिए कि इनकी जो दिखने में सेम वैसा होगा, लेकिन इनके आंतरिक जो रचना या बाह्य रचना है कुछ ऐसे हैं जो देखने के दृष्टिकोण से अपने संतति से अलग होंगे। तो अलग जो होने का कारण है वो क्या है, इसके बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी रिप्रोडक्शन होगा, है ना, रिप्रोडक्शन होगा जब भी, और अगला ये बोल सकते हैं या कोशिका विभाजन होगा, या कोशिका विभाजन होगा। तो कोशिका विभाजन और या रिप्रोडक्शन या कोशिका विभाजन के समय क्या होता है, तो प्रत्येक, है ना, कोशिका जो है ये प्रथम चरण में डीएनए की प्रतिकृति बनता है। मतलब ये क्या है कि जब रिप्रोडक्शन की क्रियाएं होता है और दूसरा कोशिका या बोल सकते हैं कि कोशिका विभाजन होता है, तो इस समय क्या होता है कि हमारे जो डीएनए है, तो डीएनए का क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में रेप्लिकेशन बनता है ना, डीएनए की रेप्लिकेशन बनता है। तो इस रेप्लिकेशन को हम लोग बोल सकते हैं नकल बोल सकते हैं, है ना। मान लीजिए कि रिप्रोडक्शन हो रहा है किसके मतलब कि ह्यूमन है या एनिमल्स है। अगर मान लो कि ह्यूमन है तो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन की क्रियाएं हो रहा है। अब ये जो डीएनए हमारा डीएनए है ना, रेप्लिकेशन बनेगा यानी इसका नकल बनेगा, जिसको हम लोग प्रतिकृति भी बोल सकते हैं या प्रतिलिपि भी बोल सकते हैं। इनके द्वारा ये मतलब कि एक नकल बन जाएगा, है ना, एक प्रतिलिपि बन जाएगा। उसी तरह जो फीमेल है, तो फीमेल में भी फीमेल का जो डीएनए है, तो डीएनए का फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, प्रतिलिपि बनेगा विभाजन के अकॉर्डिंग। तो प्रतिलिपि बनने के बाद अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए डिसाइड करेगा, है ना, डीएनए डिसाइड करेगा तो जीवों की उत्पत्ति कैसा होना चाहिए, है ना। ह्यूमन है तो ह्यूमन के जैसा होगा, एनिमल है तो एनिमल के जैसा होगा, है ना। तो यहाँ पर मतलब कि निर्भर होता है इस पे कि जीव कैसा बनेगा, तो ये डीएनए पर निर्भर करता है। तो मान लीजिए कि सबका डीएनए अलग अलग होता है, ह्यूमन का डीएनए अलग होता है, एनिमल का अलग होता है, जैसे कि बर्ड वगैरह उनका अलग होता है, पेड़ पौधे में भी डीएनए होता है, उनका अलग होता है, सभी का डीएनए अलग अलग होता है। इसी पर निर्भर करता है कि वह जीव कैसा बनेगा। अब देखिए डीएनए के द्वारा, है ना, डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए प्रतिलिपि के द्वारा जो जीव की उत्पत्ति हुई, है ना, मान लीजिए कि जीव की उत्पत्ति हुई, मेल है या फीमेल है, तो फिर ये दोनों में क्या होगा, काफी डिफरेंस होगा, है ना, डिफरेंस होगा। ये होगा तो ह्यूमन है तो ह्यूमन ही होगा, लेकिन फिर भी इनमें काफी डिफरेंस होगा। इसमें रासायनिक संयोजन होता है, रासायनिक संयोजन के फलस्वरूप कुछ ना कुछ डिफरेंस आ ही जाता है इसमें। और ये देखिए कि हमारा जो ये गुणसूत्र है ना, ये जो गुणसूत्र है
ये पीढ़ी दर पीढ़ी में चलता रहता है। मान लीजिए कि एक पीढ़ी ले लीजिए F1 है, F1 से F2 में जाएगा, F2 से F3 में जाएगा, तो इसमें चेंजिंग होते रहता है। मान लीजिए कि इस गुणसूत्र से जो जीवों की उत्पत्ति भी यहाँ पे है ना, वो दिखने में यहाँ पे या कलर में फिर डिफरेंस है, अंतर है, तो फिर अगला पीढ़ी में इनका इसमें अंतर हो जाएगा, फिर अगला पीढ़ी में अंतर हो जाएगा। इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी अंतर के कारण इनके जो प्रजाति है, प्रजाति भी डिफरेंट हो जाएंगे, प्रजाति में भी अंतर हो जाएगा। तो प्रजाति में अंतर का कारण क्या है? डीएनए ही है। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, एक संतति सेल है, संतति सेल से क्या होता है, दूसरे जीवों की उत्पत्ति होती है, तो उसमें भिन्नता होता है, जो भिन्नता होने के कारण क्रोमोसोम ही है।